हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जो कि है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का, तो आपको दिखा देती हूँ बुक भी ये रही। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का चैप्टर नंबर 1 आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि है कम्युनिकेशन स्किल्स। सो इस चैनल पे अब मैं कंप्यूटर यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी पढ़ाने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेट करने के तरीके क्या होते हैं, जैसे नॉर्मली का हम कर लेते हैं वैसा नहीं करना चाहिए। कुछ रूल्स होते हैं, किस किस टाइप के कम्युनिकेशंस होती है, तो वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं हम सेशन नंबर 1 पे, जो कि है मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेट करने के भी कुछ मेथड्स होते हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है लैटिन वर्ड से आया है जो कि है कम्युनिकेयर, एंड उसका मतलब होता है शेयर करना। तो कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ को, अपने एक्सप्रेशंस को एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो इसी वजह से ये एक लैटिन वर्ड से आया कम्युनिकेयर, जिसका मतलब होता है टू शेयर। ठीक है, तो ये आपका एक MCQ वाला क्वेश्चन बन सकता है। अब 3 तरीके की मतलब कम्युनिकेशन के पार्ट्स होते हैं, ये 3 पार्ट्स है उसके। सबसे पहले होता है ट्रांसमिटिंग। ट्रांसमिटिंग में क्या है कि जो सेंडर है, मतलब जो अपने मैसेज को कन्वे कर रहा है, वो जो है अपना मैसेज ट्रांसमिट करता है टू दी रिसीवर। फिर वो मैसेज जब रिसीवर को पहुंच जाता है, तो वो रिसीवर जो है उस मैसेज को सुनता है या अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, ही और शी अंडरस्टैंड्स द मैसेज, और उसके बाद जब रिसीवर को समझ आ जाता है तो वो एक फीडबैक देता है। अब फीडबैक मतलब ये नहीं कि अच्छा 5 स्टार रेटिंग 4 स्टार रेटिंग। फीडबैक का मतलब है कि रिसीवर को जो उसके मैसेज, जो सेंडर के मैसेज से समझ आया, उसका क्या रिस्पॉन्स था। ठीक है, इसको आप समझ लो कि रिस्पॉन्स समझ लो इसे। तो जो रिस्पॉन्स होता है वो क्या दिया रिसीवर ने, वो हमारा फीडबैक में आता है। तो ये तो मेरे हो गए 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे देखो कम्युनिकेशन के प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन जो है वो सेंडर स्टार्ट करता है, जिसने कम्युनिकेशन में अपने आइडियाज़ को शेयर करना स्टार्ट करना है। वो क्या करता है, वो मैसेज देता है, मैसेज भेजता है सेंडर को, मतलब रिसीवर को। और फिर वो रिसीवर को जब वो मैसेज मिल जाता है, तो वो क्या करता है, उस मैसेज को समझता है। और अब यहाँ पे आप देख रहे होगे एक वर्ड लिखा है चैनल। चैनल के बारे में अभी हम नीचे पढ़ेंगे। उसके बाद जो है ये मैसेज जो भी समझ आए रिसीवर को, वो रिसीव करके इन्फॉर्मेशन, अपना फीडबैक या अपना रिस्पॉन्स देता है। एंड फिर वो मैसेज जो है वो रिसीवर को मिल जाता है, और रिसीवर जो है फिर रिप्लाई करता है सेंडर को, और बस फिर वो सेंडर के पास पहुंच जाता है। तो ये इस तरीके से साइकिल चलती है एक। अब आप देखोगे भाई इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो चलो हम उन एलिमेंट्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला एलिमेंट है मेरा सेंडर। सेंडर बेसिकली वो है जो कम्युनिकेशन को बिगिन कर रहा है, मतलब जो जिसके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट हो रही है। मैसेज वो है जो सेंडर ने रिसीवर को भेजा, जो इन्फॉर्मेशन सेंडर ने रिसीवर को भेजी। उसके बाद है चैनल। चैनल होता है द रूट, या आप कह सकते हो द मीन्स बाय विच द इंफॉर्मेशन इज सेंट, जिस तरीके से, जिसके थ्रू इन्फॉर्मेशन भेजी गई। जैसे कि अब इन्फॉर्मेशन मैंने जो है वर्बली ही दी है, ठीक है, तो एयर के थ्रू मैंने जो है इन्फॉर्मेशन मेरी चली गई। ठीक है, रिसीवर कौन है, जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, जिसको मैसेज भेजा गया है। फीडबैक क्या है, जो रिसीवर का रिस्पॉन्स है, या आप एक और वर्ड देख लो यहाँ पे, एक्नॉलेजमेंट। रिसीवर की जो एक्नॉलेजमेंट है वो जो वो सेंडर को भेजता है। तो ये तो हो गए 5 एलिमेंट्स कम्युनिकेशन साइकिल के, एंड दीज आर रियली इम्पॉर्टेंट, तो इन्हें अच्छे से पढ़ना। अब मेथड्स कम्युनिकेशन के, जो सेशन का नाम है वो देखते हैं। सबसे पहले होती है फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब हम आमने सामने बैठ के बातें कर रहे हैं, एंड इसके अंदर हमारी जो है, देखो यहाँ पे
लिखा भी है यहाँ पे, सिंस बॉडी लैंग्वेज कैन बी सीन इन दिस केस, इस केस में बॉडी लैंग्वेज हमारी दिखती है, तो इस वजह से हमें बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड जब आप फेस टू फेस बैठे होते हो तो आप खुद समझना कि आपको नहीं लगता कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो क्लियरली और क्विकली आप रिसीवर को समझा पाते हो। जैसे अगर वो कुछ समझ नहीं पा रहा तो आपने सीधा उसको जवाब दे दिया। ऑनलाइन में अगर आप लिख के दे रहे हो, लेटर दे रहे हो, वो तो काफ़ी ज़्यादा ना लंबा प्रोसेस है। नेक्स्ट है ईमेल। ईमेल तो आपको पता ही है, थ्रू इसमें आप लिख सकते हो थ्रू इंटरनेट के थ्रू आप एक किसी को मेल सेंड कर सकते हो। एंड ये भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें कोई लेटर वेटर थोड़ी भेज रहे हो कि आपको पोस्ट करना है, ये वो करना है। फिर आता है नोटिस पोस्टर। अब आप कहोगे पोस्टर से कैसे कम्युनिकेशन हो रही है। अब मान लो कि मेरी कोई शॉप है एंड मैं कोई सामान बेचना चाहती हूँ, तो अब वो मुझे सामान बेचना है, तो फिर क्या मैं आप सबके घर जाके अलग अलग बोलूँ कि नहीं नहीं मुझे तो ये सामान बेचना है, तो आप ना मेरी दुकान पे आ जाना। नहीं, तो मैं क्या करूँगी, एक पोस्टर बना दूँगी। ठीक है, एक पोस्टर बना दूँगी कि हाँ ये वाला सामान जो है ये आ गया है, कम जल्दी आ जाइए। तो सब लोग जो भी उस पोस्टर को देखेंगे सब लोग समझ जाएंगे कि अच्छा यहाँ पे एक दुकान खुली है और मुझे वहाँ पे जाना है। तो वो हो गया पोस्टर के थ्रू कम्युनिकेट करना। फिर आता है बिजनेस मीटिंग। बिजनेस मीटिंग तो आपको पता ही है, बिजनेस में जैसे मीटिंग्स होती है वो क्या होती है, फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन होती है। उसके अंदर बॉडी लैंग्वेज का बहुत अच्छे से ध्यान देना होता है। एंड इसके अंदर कम्युनिकेशन होते हैं रिलेटेड टू बिजनेस, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस। और भी मेथड्स होते हैं कम्युनिकेट करने के, जैसे कि मैसेज देना, फ़ोन कॉल, ठीक है, फिर न्यूज़ लेटर, ब्लॉग, सोशल नेटवर्क्स, ये सब मेथड्स भी कम्युनिकेट करने के ही होते हैं। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे जो कि है मेरा सेशन नंबर 2। उससे पहले हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए तो हम ये देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन विद इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस साइकिल। तो इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है कम्युनिकेशन का, तो इसका आंसर होगा टाइम, क्योंकि चैनल भी होता है, रिसीवर भी होता है, सेंडर भी होता है। तो आंसर क्या हुआ, टाइम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज यू नीड टू अप्लाई लीव एट वर्क, विच मेथड ऑफ कम्युनिकेशन विल यू यूज़। आपको लीव चाहिए तो क्या आप न्यूज़ लेटर लिखने बैठोगे, नहीं। पोस्टर लिखोगे, नहीं। ब्लॉग लिखोगे, नहीं। तो क्या करोगे, ईमेल। सीधा ईमेल उसी को जाएगा जिसको आपको बताना है ना। बाय विच एक्शन कैन सेंडर्स सेंड देयर मैसेज, जेस्चर, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो अब अगर उसे भेजना है मैसेज अपना, तो क्या करेगा, वो स्पीक करेगा, है ना, बोलेगा, तो वो मैसेज अपने भेज पाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो ये एक चार्ट है जिसमें मेथड ऑफ कम्युनिकेशन बनाने के लिए बोला है। तो अब हम आते हैं सेशन नंबर 2 विच इज़ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन वो वाली कम्युनिकेशन होती है जिसके अंदर हम लैंग्वेज, स्पीच, साउंड्स, वर्ड्स, इन सब का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि टाइप्स भी होते हैं इसके, जो कि है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन जो है ना दो लोगों के बीच में हो रही है, ठीक है, दो लोगों के बीच में हो रही है और नॉर्मल है, कोई थर्ड पर्सन नहीं है इसमें। और ये फॉर्मल भी हो सकती है। मान लो अगर आप अपने बॉस से बात कर रहे हो, मैनेजर से बात कर रहे हो, तो वो फॉर्मल हो गई। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन तब होगी जब आप अपनी मम्मा से बात कर रहे हो, अपनी सिस्टर से बात कर रहे हो, तो फेस टू फेस ही इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ही तो हुई वो। नेक्स्ट है रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जिसके अंदर आप लिख रहे हो, जैसे कि ईमेल भेजना, लेटर लिखना, सर्कुलर भेजना, रिपोर्ट्स, मैनुअल्स, एसएमएस, सोशल मीडिया चार्ट्स, ये सब चीज़ें भेजना। ठीक है, तो ये तो हो गया रिटर्न कम्युनिकेशन। उसके बाद आते हैं स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। एक छोटे से ग्रुप में कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, टीम की मीटिंग, बिजनेस मीटिंग भी कई बार क्या होती है, छोटे छोटे ग्रुप में होती है। अब जैसे इस स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन में एक वो भी एग्जांपल आएगा कि आपका एक पूरा फ्रेंड का ग्रुप जो है छोटा सा ही है, तो वो बातें कर रहा है ना। फिर नेक्स्ट है पब्लिक कम्युनिकेशन। एक लार्ज गैदरिंग करना, जैसे इलेक्शन वाले लीडर होते हैं, वो स्टेज पे आके खड़े हो जाते हैं एंड सब जो है उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो इलेक्शन कैंपेन्स हो गया एंड पब्लिक स्पीचेस बाय डिग्नेटरीज हो गया।
तो हमने कौन कौन से पढ़े? पब्लिक कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन। अब एडवांटेज क्या है वर्बल कम्युनिकेशन की? कि आप जो है आइडियाज़ को आराम से एक्सचेंज कर सकते हो, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ बड़े आराम से हो सकता है। एंड verbal communication also enables you to keep changing your interaction as per the other person's response। अब मान लो अगर आपको आपने किसी से कोई चीज़ पूछी, अब आपको उसका आइडिया नहीं पसंद आया, तो आप क्या करोगे? किसी और के पास चले जाओगे पूछने। तो वर्बल कम्युनिकेशन का एक ये फ़ायदा हो गया। एक मैंने आपको बताया कि एक्सचेंज आइडियाज़, और एक मैंने आपको बता दिया कि बातें और भी अच्छे से समझी जा सकती है। डिसएडवांटेज क्या है वर्बल कम्युनिकेशन के? कई बार क्या होता है, जो वर्ड्स आप लिखते हो या बोलते हो वो कभी कभार मीनिंग्स उनके कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। जैसे इंग्लिश में अगर आपने कोई एक वर्ड लिखा, अब वो कंफ्यूजिंग हो जाता है कि भाई इसका कौन सा मीनिंग कहना चाह रहे हैं। एंड कभी कभार आप जैसे कोई चीज़ लिख देते हो, चाहे आपने नॉर्मल वे में लिखी हो, बट सामने वाले को लगेगा कि उसने रूड वे में लिखी है, तो इस वजह से डिफ़िकल्ट हो जाता है समझना। मास्टरिंग वर्बल कम्युनिकेशन। अब बहुत बच्चे जो है, बहुत लोग जो है नर्वस हो जाते हैं वर्बल कम्युनिकेशन करने में। तो कुछ तरीके हैं इसके। सबसे पहले है थिंक बिफोर यू स्पीक। थिंक बिफोर यू स्पीक मतलब जो आप बोलने वाले हो उससे पहले 100 बार सोचो कि हाँ मुझे ये बोलना है, क्या ये सही है, क्या मुझे ये बोलना चाहिए। फिर है कंसाइज एंड क्लियर। जो भी आप बोल रहे हो कंसाइज होना चाहिए, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए ताकि ज़्यादा बोरिंग ना लगे लोगों को। ठीक है, जैसे लिखा है ना यहाँ पे, डू नॉट रिपीट द सेम सेंटेंसेस। एंड आपकी जो वॉइस है ना वो क्लियर होनी चाहिए, आपको अटकना नहीं चाहिए बीच में। कि जैसे मैं बोल रही हूँ गुड मॉर्निंग आई एम, ऐसे करके, तो आपको अटकना नहीं है, आपको क्लियरली, लाउडली एंड मॉडरेट स्पीड पे बोलना है। ज़्यादा जल्दी भी नहीं बोलना कि ऐसे बोलते जा रहे हो और सामने वाले को समझ ही नहीं आ, है ना। फिर है कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, क्योंकि क्या है भाई, बॉडी लैंग्वेज में आपको सबसे पहले तो कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है, कॉन्फिडेंट रहना है कि हाँ भाई मैं जो बोलने वाली हूँ या बोलने वाला हूँ वो सही है। उसके बाद आई कॉन्टैक्ट मेंटेन्ड रखना है, स्ट्रेट खड़े होना है और अटेंटिव रहना है एंड फ्रेंडली रहना है। आपको कोई गुस्से में बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 चीज़ें समझ ली कि भाई पहले बोलने से पहले सोचो, जो भी बोल रहे हो क्लियर बोलो, कंसाइज वे में बोलो। एंड थर्ड मैंने बताया आपको कि बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं। सर्कल द लेटर A, B, C और D दैट द बेस्ट आंसर द क्वेश्चन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब हम बोल के कम्युनिकेट करते हैं, तो वो हो गया फ़ोन कॉल, फ़ोन कॉल। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्ड्स वी शुड यूज़ फॉर वर्बल कम्युनिकेशन। सिंपल वर्ड्स। ठीक है, ज़्यादा बहुत ही, मैंने अभी बताया ना आपको, ज़्यादा एकदम हाई लेवल की वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वाई डू वी यूज़ ईमेल्स? टू कम्युनिकेट विद मैनी पीपल एट सेम टाइम, टू शेयर डॉक्यूमेंट एंड फाइल्स, टू टॉक टू ईच अदर इन रियल टाइम, टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन। तो हम भाई ईमेल का मेन यूज़ पता है क्या होता है? ताकि हम कम्युनिकेट कर पाए बहुत सारे लोगों से एक ही बारी में, वो भी ज़्यादा टाइम वेस्ट करे बिना। List the different types of verbal communication, include examples for each verbal communication type। तो इसमें आप बता दोगे भाई कौन कौन सा था। इंटरपर्सनल, ठीक है, इंटरपर्सनल था। फिर मैंने आपको बताया था रिटन कम्युनिकेशन, बिजनेस मीटिंग्स, एंड फिर मैंने आपको बताया था पोस्टर्स एंड पब्लिक मीटिंग्स। ठीक है, अब हम आते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। अब आप कहोगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? ये वो वाली कम्युनिकेशन होती है जिसके अंदर हम कोई वर्ड का यूज़ ही नहीं कर रहे, ना हम किसी वर्ड को बोल रहे हैं, ना हम किसी वर्ड को लिख रहे हैं। बिना वर्ड बोले, बिना कुछ करे, एकदम चुप रह के हम जब बात करें, जैसे कुछ लोग होते हैं जो बोल नहीं सकते, वो इसी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। अब आप सोच रहे हो कि बिना वर्ड्स की कैसे कम्युनिकेशन होती है? तो उस बिना वर्ड्स की कम्युनिकेशन होती है थ्रू एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, पोस्चर्स, टच, स्पेस, आई कॉन्टैक्ट, पैरा लैंग्वेज, ये सब चीज़ें होती है। तो इस सेशन के अंदर हम वही पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की
इम्पोर्टेंस। सबसे पहले तो 55% कम्युनिकेशन जो है वो बॉडी मूवमेंट, फेस, आर्म्स, इन सब के थ्रू ही करी जाती है। 38% कम्युनिकेशन जो है वो वॉइस, टोन, पॉजेस से की जाती है, ठीक है। और सिर्फ 7% कम्युनिकेशन वर्ड से की जाती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, बताओ कितने परसेंट कम्युनिकेशन किससे होती है। तो याद रखना, ये है 55%, ये है 38% एंड ये है 7%। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, तो इस क्वेश्चन का ध्यान रखना। 55%, 38%, बस इनमें से दो याद कर लो, 55 और 7 याद कर लो, 38 खुद याद हो जाएगा, है ना, मैथ्स तो आती है। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले क्या क्या तरीके होते हैं। पहला है जेस्चर्स। जेस्चर्स में आता है कि जैसे अगर आपको किसी को गुड बाय बोलना है, आप क्या करते हो, अपने हाथ फैलाते हो, ठीक है, तो वो गया गुड बाय। ऐसे ही आप किसी के ऊपर पॉइंट करनी है फिंगर की, जैसे आपसे किसी ने पूछा कि अच्छा ये काम किसने किया, तो आप क्या करते हो, जिसने भी किया उसके तरफ ऐसे उंगली पॉइंट कर देते हो, है ना। फिर एक्सप्रेशन, जब आप खुश होते हो तो आप स्माइल करते हो, जब आप दुखी होते हो तो आप एक सैड फेस बनाते हो, है ना। तो एक जेस्चर तो हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। फिर आते हैं बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर्स, जिनके थ्रू हमारी फीलिंग्स और भी अच्छे से जा पाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा नॉर्मल से पोस्चर में खड़े हो, एकदम झुक के खड़े हो, तो ऐसा लगता है कि अच्छा आप थोड़े उदास से हो। अगर आप एकदम स्ट्रेट कॉन्फिडेंट हो तो सबको लगता है कि अच्छा भाई आज उनका दिन अच्छा हुआ है, खुश है ना। तो हमें क्या है, स्ट्रेट खड़े होना चाहिए और इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। अगर कोई भी बात कर रहा है तो देखो, जैसे अलग अलग पोस्चर्स होते हैं, तो इनमें से कौन सा पोस्चर होता है जो मेन होता है, जो अच्छा होता है। एकदम ऐसे कॉन्फिडेंट खड़े होना, नॉर्मल खड़े होना, है ना, ऐसे झुक के खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वी कम टू हमारा टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वो तो मैंने आपको बताया कि किन तरीक़ों से होती है। अब टाइप्स भी होते हैं इसके, और ज़्यादा टाइप्स नहीं है, थोड़े से ही है। देखो, सबसे पहले फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन मतलब आपके फेस पे क्या एक्सप्रेशन आ रहे हैं उनसे पता चल जाता है। जैसे मैंने भी बताया ना आपको, जब आप खुश होते हो तो आप हैप्पीनेस वाला फेशियल एक्सप्रेशन दिखाते हो, है ना। तो जब आपको सामने कोई आपको देख रहा हो तो आपको करना क्या चाहिए, आपको स्माइल करना चाहिए, अपने फेस को रिलैक्स रखना चाहिए, एकदम टेंशन वाला मुंह नहीं होना चाहिए, और आपके एक्सप्रेशन आपके वर्ड्स के साथ मैच करने चाहिए। एंड जब आप सुन रहे हो तो नॉड करना चाहिए, ऐसे जैसे आपको क्या करना चाहिए ना, थोड़ा सा मुंह को ऐसे नीचे नीचे करना चाहिए, ताकि हाँ हाँ समझ आ रहा है, ऐसे करके। फिर पोस्चर, जैसे मैंने बताया आपको स्ट्रेट रहना चाहिए, वो सब। फिर जेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज। अब जेस्चर्स में मैंने बताया कि आप कैसे हैंड को रेस करना, अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो तो जब भी आप किसी के सामने खड़े हो अपने हैंड्स को ओपन रखो, मुट्ठी बनाने की ज़रूरत नहीं है, और किसी के ऊपर फिंगर पॉइंट मत करो। अपने हेड को टिल्ट कर दो थोड़ा सा, ताकि समझ आए लोगों को कि हाँ भाई ये अटेंटिव है। तो जेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज हो जाता है। फिर है टच। जैसे फॉर एग्जांपल हमें क्या है, किसी से बात करनी है, किसी से शेक हैंड्स करने हैं, तो हम क्या करें, बड़े आराम से हैंड्स को शेक करो। और बाकी के टच गेस्चर्स जो है आपको नहीं यूज़ करने चाहिए। जैसे कि हम दोस्त से जब बात करते हैं तो हम उसकी पीठ पे हाथ रख देते हैं और बताओ ये सब करके, तो वो आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन में नहीं रखना चाहिए। एक स्पेस मेंटेन रहना चाहिए दो पीपल के बीच में, दो लोगों के बीच में, चाहे कोई रिलेशनशिप हो या फॉर्मल या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो, एक स्पेस होना चाहिए उन दो लोगों के बीच में जो कम्युनिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ आई कॉन्टैक्ट। आपका आई कॉन्टैक्ट अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई आपसे बात करे और आप कहीं और ही देखे जा रहे हो। फिर है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज में क्या होता है कि आपकी टोन, आपकी वॉल्यूम, ये सब अच्छा होना चाहिए, और जब आप बात कर रहे हो तो आपकी बात करने की स्पीड मॉडरेट होनी चाहिए, ज़्यादा आपको तेज़ भागने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पैरा लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट लेट्स गो
अभी हमने कितने पढ़ लिए देखो, हमने पढ़ा टच, स्पेस, आई कांटेक्ट, पैरा लैंग्वेज, जेस्चर्स, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस। अब विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है? विजुअल कम्युनिकेशन में जैसे साइन बोर्ड लगा दिए जाते हैं तो उसमें वो हो जाता है, जैसे कि पार्किंग वाला होता है, नो एंट्री, नो मोबाइल फ़ोन, सीसीटीवी, ये सब। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें कितना आ गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज अ पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन? फ्रॉनिंग while concentrating, maintaining eye contact, smiling continuously, rolling up your eyes. तो देखो स्माइलिंग कंटिन्यूसली इज नॉट गुड। बहुत बच्चे कर देंगे ये वाला क्वेश्चन, बट ये नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि हमेशा हमें हर बार स्माइल नहीं करना। क्या आपका कोई सीरियस कॉन्वर्सेशन हो रही है, आप हंसते रहोगे क्या? नहीं ना। तो इसका आंसर होगा मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट डज एन अपराइट स्ट्रेट बॉडी पोस्चर्स कन्वे? कॉन्फिडेंस। ठीक है। विच ऑफ दीज इज नॉट एन अप्रोप्रिएट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एट वर्क? कीपिंग हैंड्स इन पॉकेट्स वाइल टॉकिंग, टॉकिंग एट मॉडरेट स्पीड। तो अच्छा, दो ही ऑप्शन है। तो इसमें तो होगा कीपिंग हैंड्स इन पॉकेट, क्योंकि हमें अपने हाथों को स्ट्रेट रखना चाहिए। ठीक है। अब आप आते हैं सेशन नंबर 4, जो कि है कम्युनिकेशन साइकिल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक पे। तो एक कम्युनिकेशन की साइकिल होती है एंड इसके अंदर हम फीडबैक के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो जैसे मैंने आपको बताया, सेंडर जो है वो कम्युनिकेट करेगा और वो रिसीवर के पास जाएगा, फिर रिसीवर अपना फीडबैक भेजेगा जो कि सेंडर के पास जाएगा। तो कुछ इस तरीके से होता है। तो फीडबैक के भी ना टाइप्स होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक मतलब जैसे अगर आपने कुछ बोला किसी को, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, मैंने अपनी फ्रेंड से बोला कि योर हैंड राइटिंग इज़ वेरी गुड, आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। तो उसने पॉजिटिव फीडबैक दिया, अच्छा थैंक यू फॉर डूइंग दिस, प्रेज, मतलब जो भी। ठीक है, ऐसे उसने कुछ दे दिया। अब नेगेटिव फीडबैक क्या हुआ? नेगेटिव हुआ तो फिर वो बोलने लगा कि भाई हाँ तुमसे तो अच्छी ही है मेरी हैंड राइटिंग, है ना। तो क्या है, ये एक नेगेटिव फीडबैक है। ठीक है। नो फीडबैक, जैसे कभी कभार होता है ना कि आप कभी किसी की तारीफ़ करो, किसी से कुछ भी बोलो, वो जवाब नहीं देता, वो इग्नोर करता है, तो वो हो गया नो फीडबैक। ठीक है। तो नो फीडबैक कई बार तो दिखाता है, देखो इस नो फीडबैक दो केसेस में हो सकता है। या तो रिसीवर को आपका मैसेज ही नहीं समझ आया, या रिसीवर को आपका मैसेज जो है उसने सुना ही नहीं, या फिर वो जो फीडबैक है ना वो उसे सुन के इग्नोर करना चाह रहा है, या डिसएग्रीमेंट, आपने जो बोला उसको मानता नहीं चाहता है। तो फीडबैक का समझ आ गया आपको मतलब? ठीक है। तो इसमें और कुछ भी नहीं है। एक सेकेंड। हाँ, गुड फीडबैक क्या होता है ये बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा फीडबैक वो होता है जो स्पेसिफिक हो, टाइमली, टाइम में हो। ऐसा नहीं कि मैंने आपको 1 घंटे पहले कोई बात बोली और आप 1 घंटे बाद मेरे को उसका जवाब दे रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। पोलाइट होना चाहिए, सतत गुस्से से नहीं कि अच्छा ठीक है, ऐसे नहीं करना। ऑफरिंग कंटिन्यूइंग सपोर्ट अच्छा होना चाहिए, कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए। जैसे मैंने कुछ बोला, फीडबैक मुझे मिला, फिर से मैंने कुछ बोला और दूसरी बार मुझे फीडबैक मिला ही नहीं, वो नहीं होना चाहिए। तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है फीडबैक देना, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फीडबैक की इंपॉर्टेंस पता है क्या होती है? कि सबसे पहले तो वो इफ़ेक्टिव लिसनिंग वैलिडेट करता है, मोटिवेट करता है, हमेशा वहाँ होता है हमारे पास, लर्निंग बूस्ट करता है, परफॉर्मेंस इम्प्रूव करता है। तो इफ़ेक्टिव लिसनिंग करता है, मोटिवेट करता है, और हमेशा वहाँ पे होता है, हमारे लिए एक प्रूफ होता है एंड हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। हमें अपनी गलतियों से भी क्या मिलती है? सीख मिलती है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देखते हैं, विच ऑफ दीज आर एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक? एक्सीलेंट, योर वर्क हैज़ इम्प्रूव्ड, आई नोटिस योर डेडिकेशन टूवर्ड्स, you are always doing it in the wrong way, all of the above। तो कौन सा होगा? तो भाई excellent, your work has improved, तो ये मेरा हो जाएगा पॉजिटिव फीडबैक। अब ऑल ऑफ द अबव मैंने क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे देखो यू आर ऑलवेज डूइंग इट द रॉन्ग वे, तो ये कोई पॉजिटिव फीडबैक थोड़ी हुआ। अच्छा, और भी है, विच ऑफ दीज आर एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव फीडबैक? नेगेटिव फीडबैक क्या है? आई हेट टू टेल यू दिस बट योर ड्राइंग स्किल्स आर पुअर, यू कैन श्योरली इम्प्रूव योर ड्राइंग, दिस इज़ अ गुड ड्राइंग बट यू कैन डू बेटर। तो आई हेट टू टेल यू
ये वाला फर्स्ट वाला जो है वो होगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ अ गुड फीडबैक? डिटेल्ड एंड टाइम कंज्यूमिंग, डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट, स्पेसिफिक, ओपिनियन बेस्ड। तो स्पेसिफिक, ठीक है, मैंने भी बताया ना आपको, स्पेसिफिक होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फीडबैक? लेट्स टेक अ सिनेरियो, राधा इज योर कोवर्कर. Together you are making a report on how to manage the waste in your store. Since she has not finished her part of the report on time, the whole report has got delayed and the manager has given you both a warning. Write down the feedback you would like to give your co-worker on managing the time. Try to keep the feedback specific and polite. तो अब ये काम आपका है, आप दोगे, ठीक है। अब सेशन 5 में हम देखेंगे बैरियर। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में कुछ बैरियर्स भी होते हैं। उससे पहले यहाँ पे हमें 7 C's जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में बन सकता है एंड बनने के चांसेस आई थिंक 95% है, जो है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कर्टियस, ठीक है। क्या क्या हुआ देखो, मेरे को मेमोराइज आई थिंक थोड़ा सा है तो मैं खुद लिखती हूँ। क्लियर, कंसाइज, कंप्लीट, कर्टियस, कोहेरेंट और कौन सा भूल गई मैं? हाँ ओके, एक मैं भूल गई करेक्ट और एक मैं भूल गई कंक्रीट। एक हो गया मेरा करेक्ट और एक मेरा हो गया कंक्रीट। तो ये 7 C's होते हैं कम्युनिकेशन के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको याद रखना है। क्लियर, कंसाइज, कंप्लीट, कर्टियस, कोहेरेंट, करेक्ट एंड कॉन्क्रीट जो, ठीक है। देखो यार लिखा भी है। क्लियर मतलब जो बोलना चाह रहे हो वो क्लियर हो। कंसाइज मतलब सिंपल वर्ड्स का यूज़ करना है। कंक्रीट मतलब एग्जैक्ट वर्ड्स और फैक्ट्स यूज़ करने हैं। करेक्ट स्पेलिंग और ग्रामर यूज़ करनी है। रिस्पेक्टफुल रहना है, फ्रेंडली रहना है, ऑनेस्ट रहना है और सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एंड कोहेरेंट मतलब वर्ड्स जो है वो सेंस बनाए, जो टॉपिक है उससे। बैरियर्स क्या होते हैं? अब बैरियर्स होते हैं 4 तरीके के, जो कि है लिंग्विस्टिक, कल्चरल, फिजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंटरपर्सनल। सबसे पहले फिजिकल बैरियर्स वो बैरियर्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि हमारी जो नेचर ही है ना, वही हमारी कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं होने दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे लिखा भी है कि कई बार क्या होता है, जैसे कुछ रेन वेन आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो जाते हैं, है ना, तो उसमें हम नहीं देख पाते हैं। एंड फिजिकल बैरियर्स में एक ये भी आता है कि जैसे टेक्स्ट मैसेज हम कर रहे हैं, तो अगर फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं हो रही है तो क्या होता है, लेस इफ़ेक्टिव बन जाती है कम्युनिकेशन, है ना। फिजिकल बैरियर एनवायरमेंटल या नेचुरल कंडीशन हो गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो कि है लिंग्विस्टिक बैरियर्स। कई बार हमें लैंग्वेज नहीं पता होती है सामने वाले की, रिसीवर की, कि वो कौन सी लैंग्वेज में बात करना प्रेफर करता है, तो उससे क्या होता है, हमें प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो ये हो गए लिंग्विस्टिक बैरियर्स। ओ शिट, मैं कहाँ आ गई? हाँ, नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल बैरियर वो बैरियर है जो तब आते हैं जब सेंडर्स मैसेजेस रिसीव डिफरेंटली फ्रॉम हाउ इट वाज इंटेंडेड। इट इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट with someone who is not willing to talk or express their feelings or view. For example, जैसे किसी को स्टेज फियर है या कोई कम्युनिकेट करना नहीं चाह रहा है, तो क्या हो गया, वो इंटरपर्सनल बैरियर कि भाई खुद में ही लड़ाई हो रखी है, इस वजह से नहीं कर पा रहे। ऑर्गेनाइजेशनल वाले कौन से होते हैं? देखो जैसे कि
hierarchical structures that follow performance standard, rules and regulation, procedures, policies, behavioral norms. All these affect the free flow of communication in organization and therefore need to be suitably managed. Superior subordinate relationship in a normal organizational structure can be a barrier to free flow of communication. The employees find it difficult to communicate with their peers too. तो क्या है कि जो सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप्स होती है उनके अंदर क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वो बड़ा प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है. जैसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर समझो, देखो जैसे यहाँ पे है ऐसे, ठीक है. अब ऑर्गेनाइजेशनल में मान लो जैसे यहाँ पे ना ऊपर कोई कास्ट है, जैसे मैं वो हिटलर वाला एग्जांपल ले लूँ. यहाँ पे आर्यंस है, फिर सबसे नीचे जो है ज्यूज़ होते थे. हिटलर वाला एग्जांपल ले रही हूँ मैं, वैसे लेना नीचे है बट ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, ये क्या एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बना रखा है हमने, जिसकी वजह से हमें कम्युनिकेशन करने में दिक्कत आ रही है. फिर है कल्चरल बैरियर्स. कल्चरल बैरियर्स वो बैरियर है जब किसी का कल्चर अलग है. जैसे मान लो आई एम अ हिंदू, जो सामने वाला है वो क्रिश्चियन है, तो वी कांट टॉक प्रॉपरली क्योंकि हमारे कल्चर डिफरेंट है. तो चार आपको समझ आ गई कि फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल, इंटरपर्सनल, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक. ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन आता ही है. अब अगर आपको ओवरकम करना है इन बैरियर्स को तो क्या करो, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करो, ज़्यादा असम्पशंस मत बनाओ कल्चर और रिलीजन पे. ठीक है, और क्या करो, ट्राई टू कम्युनिकेट इन पर्सन एज मच एज पॉसिबल. लोगों से बात करने की जितना ज़्यादा ज़रूरत कर सकते हो करो. विजुअल्स यूज़ करो. टेक हेल्प ऑफ अ ट्रांसलेटर अगर लैंग्वेज की दिक्कत आ रही है. रिस्पेक्टफुल रहो कि दूसरा वाला क्या कहना चाह रहा है उसकी बात मानो. ठीक है, तो विच ऑफ द कम्युनिकेशन बैरियर, लिंग्विस्टिक बैरियर, इंटरपर्सनल बैरियर, फाइनेंशियल बैरियर ये नहीं है. फिर विच ऑफ दीज आर द वेज टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर, रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स डिफरेंसेस, using a translator, not communicating at all, using your own language for comfort. तो respecting each other differences, using a translator, ये दोनों है. ठीक है. Subjective question, write down the common communication barriers you may come across when you move to a new city. तो ये तो आप खुद लिखोगे. अच्छा, और कितने रह गए इसमें, कितने सेशंस है, मैं तो खुद ही भूल गई. 1 मिनट. ओ माय गॉड, बहुत सारे सेशंस उसमें. अच्छा, आगे के सेशंस जो है ना वो ग्रामर वाले हैं. ठीक है ठीक है, चलेगा. तो मेन वाला जो सेशन हमारा रह गया वो यहीं पे ही है, जो कि है राइटिंग स्किल्स पार्ट्स ऑफ स्पीच. क्या है, स्पीच में भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. स्पीच भी जब आप लिख रहे हो, जैसे कि कैपिटलाइजेशन, वर्ड्स कैपिटल होने चाहिए पहले वाले, पंक्चुएशन, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, अपॉस्ट्रॉफी, ये सब लगाना चाहिए. बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के आपको पता ही है, ये तो इंग्लिश में पढ़ते आ रहे हो. नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, है ना. तो इन सब के बारे में आप भाई लिख लेना. उसके बाद सपोर्टिंग पार्ट. ये सपोर्टिंग पार्ट क्या होते हैं, जैसे कि आर्टिकल्स ए एंड, द, कंजक्शंस एंड, बट, और इसके अलावा और क्या हो सकता है, और, है ना. प्रेपोजिशन जब हम किसी जगह को बताते हैं, जैसे इन, ऑन, इनटू, अंडर, ये सब. इंटरजेक्शन क्या है, जब हम किसी को ऐसे बोलते हैं ना वाओ, या वो एक्सक्लेमेशन वाला जो होता है उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं. ठीक है, तो अब इसमें एक्सरसाइज देख लो क्या है. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग द अंडरलाइन वर्ड इज एडजेक्टिव. एडजेक्टिव कौन सा है भाई, इसमें सबसे पहले तो राधा हैज़ अ रेड ड्रेस, आई कैन स्पीक फ्रेंच, द गर्ल ऑन द ट्रेन इज़ अ बेस्ट सेलर, अब्दुल कैन स्विम फास्ट. देखो भाई, इसमें तो एडजेक्टिव रेड है, इसमें एडजेक्टिव क्या है, कोई है ही नहीं. द गर्ल ऑन द ट्रेन इज़ अ बेस्ट सेलर, ये इसमें भी कोई एडजेक्टिव नहीं है. बेस्ट हो सकता है बट वैसे आई डोंट थिंक इसको हमें लेना चाहिए. अब्दुल कैन स्विम फास्ट हो जाएगा. तो हम क्या करते हैं, राधा हैज़ अ रेड ड्रेस, ये वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा. विच ऑफ दीज सेंटेंसेस इज कैपिटल, रवि एंड आई, ये तो नहीं है.
Salim is visiting India in July. That tiger is a strong animal. She is arriving on Monday. तो ये वाला सही है. She is arriving on Monday. फिर which of these sentences are punctuated correctly? When is the party? I had bread omelette and a banana for breakfast. I am so excited about my first foreign trip. This is Abdul's notebook. तो यहाँ पे देखो I had bread omelette and a banana for breakfast. ये तो सही है, बट इसके अंदर क्या है, बी ना कैपिटल लगा दिया है. दिस इज अब्दुल्स नोटबुक, ये एकदम परफेक्ट है. फिर है इन विच ऑफ दीज सेंटेंसेस कैन यू फाइंड एन एडवर्ब? दिव्या ड्रिंक्स मिल्क एवरी डे. संजय गिफ्टेड मी अ न्यू पेन. आई ओपन द डोर लॉक. सीता इज 5 feet टॉल. तो ये इसका हो जाएगा दिव्या ड्रिंक्स मिल्क एवरी डे. सो नेक्स्ट आते हैं हम राइटिंग स्किल्स. सेंटेंसेस में क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सब चीज़ें आती है इसमें. ठीक है, जैसे कि टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट में क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा है रिपेयर्ड, कार, ये सब पता है क्या, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आ गई जो हमारी इंग्लिश में होती है. इसलिए मेरे को लगता नहीं है ज़्यादा आपको पढ़ाने की ज़रूरत है. एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस, जैसे मैंने बोला कि राम इज़ रीडिंग अ बुक, तो उसको मैं लिख दूँगी अ बुक इज़ बीइंग रेड बाय राम, इस तरीके से, है ना. तो हम क्या है, सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं. जैसे कि अली चेंज द फ्लैट टायर वॉज चेंज्ड बाय अली. ठीक है, देखो मैं यहाँ पे छुपा ही रही हूँ. आई विल क्लीन द हाउस एवरी सैटरडे. हाउस विल बी क्लीन्ड बाय मी एवरी सैटरडे. रवि पेंटेड द एंटायर हाउस. द एंटायर हाउस वॉज पेंटेड बाय रवि. ठीक है, तो ये समझ आ गया आपको. फिर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, क्वेश्चन वाले होते हैं, एक्सक्लेमेटरी होते हैं, इम्पेरेटिव होते हैं, डिक्लेरेटिव होते हैं. फिर पैराग्राफ क्या होता है ना. अब आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड सब्जेक्ट इन द सेंटेंस. कार क्रैश्ड इनटू अ ट्री. तो सबसे पहले तो अ ट्री है मेरा ऑब्जेक्ट. ठीक है, वर्ब मेरा क्या है, क्रैश्ड है. सब्जेक्ट मेरा कार है, तो ये तो ऑप्शन ए ही होगा. आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस. द बैंड प्लेड म्यूजिक फॉर द ऑडियंस. ठीक है, तो क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब द बैंड प्लेड म्यूजिक फॉर द ऑडियंस. तो म्यूजिक वॉज प्लेड बाय द बैंड फॉर द ऑडियंस, तो म्यूजिक हो जाएगा. विच ऑफ दिस इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस. अब देखो इम्पेरेटिव सेंटेंस भी ऊपर देखा था हमने, क्या होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो जिनके अंदर कोई ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट होती है. ठीक है, डिक्लेरेटिव तो नॉर्मल है कि इन्फॉर्मेशन है. तो इसमें देखो कहा गया, हाँ स्विच ऑफ द फैन वाला ही होगा फिर तो, ये रहा है ना. विच ऑफ दी सेंटेंसेस इन एक्टिव वॉइस. अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम. द कार वॉज रिपेयर्ड बाय राजू. ही इज रीडिंग अ बुक, ये होगा. तो अब हमारा आई थिंक चैप्टर ख़त्म हो गया है. सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ से लाइक करेगा. मैंने आपको इसके अंदर देखो, मैं ना इंडेक्स दिखाती हूँ आपको इसमें. हाँ, तो देखो मैंने आपको इसके अंदर 7 सेशंस थे. मैंने आपको ये दोनों सेशंस मैंने आपको बहुत जल्दी पढ़ाया है, क्योंकि दीज सेशंस आर योर इंग्लिश ग्रामर. एंड मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, बिकॉज आई नो कि आप में से काफ़ी बच्चे एग्ज़ाम से एक दिन पहले देख रहे हो. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इससे लाइक करेगा. एंड नेक्स्ट चैप्टर हम सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स भी करेंगे. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करेगा, नो तो सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय.